Hello guys, welcome to BioQuest and today's topic is going to be other proteins involved in the DNA replication. तो अब तक हमने जो प्रोटीन्स हमने स्टडी किए हैं दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। हम डीएनए पॉलीमरेज के बारे में जो है पढ़ चुके हैं कि डीएनए पॉलीमरेज कैसा है, उसका शेप, स्ट्रक्चर, डोमेन्स जो है हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने प्राइमेसेस भी देखे हैं कि प्राइमेसेस कैसे आरएनए का सिंथेसिस करते हैं, आपका प्राइमर जो है आपका कैसे जुड़ता है। ओके, तो ये जो दो प्रोटीन्स हैं हम अब तक कवर कर चुके हैं और आज जो है हम मूव ऑन करने जा रहे हैं हमारे जो अगले प्रोटीन्स हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा यहाँ पे हम हेलिकेजेस डिस्कस करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स डिस्कस होंगे आपके यहाँ, टोपोआइसोमरेजेस का भी डिस्कशन होगा कि ये प्रोटीन क्या करते हैं, टोपोआइसोमरेजेस। उसके साथ स्लाइडिंग क्लैंप, जो स्लाइडिंग क्लैंप है उसका क्या रोल है, और इसके साथ हमारे पास दो लोडर प्रोटीन्स होते हैं। ओके, लोडर प्रोटीन्स जो हैं वो हेलिकेज लोडर है आपके पास और आपके पास स्लाइडिंग क्लैंप लोडर है। तो ये आपके पास दो यहाँ पे लोडर हैं, तो इनको भी डिस्कशन में लेंगे हम। अगर इसके बाद टाइम बचता है तो इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। आपके कुछ और प्रोटीन्स हैं जो कि जैसे कि मैं टो प्रोटीन का अगर नाम लूँ, टो प्रोटीन को भी हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ हम डीएनए पोल 3 होलो एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम जो है ई कोलाई के अंदर, उसका भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि कैसा होता है। सो आज के टॉपिक ये रहने वाला है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और जो हमारा पहला प्रोटीन रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी हेलिकेजेस। सो देखिए, हेलिकेजेस इनका जो काम है वो क्या है, अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, आपको पता है कि डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स हैं, कुछ इस तरीके से, ये आपकी एक स्ट्रैंड है और इसके साथ कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपकी दूसरी जो स्ट्रैंड है वो मौजूद है। तो आपका डीएनए यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। तो इसको अनवाइंड करना, इसको कन्वर्ट करना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में इसको कन्वर्ट करना, ऐसे इसको ओपन अप कर देना जो है, ये काम कौन करेगा आपका, दैट इज गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ डीएनए हेलिकेज। तो आइए डीएनए हेलिकेज को यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इसके क्या क्या है। तो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं आपके पास, उनको अलग करना, ये भी आपका हेलिकेज का आप बोल सकते हैं कि फंक्शन है। ओके, जो हेलिकेज है ये देखिए एटीपी एनर्जी जो है, एटीपी यूज करता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस करता है। हर बेस पेयर को अलग करने के लिए यहाँ पे एटीपी का यूज जो है वो जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा हेलिकेज के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मैं बात करूं तो हेलिकेज की जो शेप है दैट इज ये रिंग शेप का है आपका, और ये एक हेक्सामेरिक प्रोटीन है। दिस इज अ हेक्सामेरिक प्रोटीन। अब हेक्सामेरिक प्रोटीन क्या है, हेक्सामर, हेक्सा मतलब कि 6 और मर मतलब MER जो है, इसका मतलब होता है यूनिट। इसका मतलब जो आपका हेलिकेज जो आपका प्रोटीन है या जो एंजाइम है आपका, वो 6 सब यूनिट से मिलकर बना है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये आपके जैसे एक सब यूनिट है, इसके साथ यहाँ पे जो है आपकी दूसरी सब यूनिट इसके साथ अटैच होगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास थर्ड सब यूनिट है एंड देन फोर्थ सब यूनिट एंड देन मूविंग ऑन 5 एंड 6। ओके, तो ये आपका जो है 6 सब यूनिट है आपके पास यहाँ पे। दैट्स व्हाई दिस प्रोटीन इज रेफर्ड एज हेक्सामेरिक प्रोटीन। इसकी शेप जो है आपकी मैंने बताया आपको, इट इज रिंग शेप्ड। और इसके अगर साइज की बात करें तो देखिए इसका साइज जो है वो यहाँ पे जो इसके बीच में ये खाली जगह है, ये लगभग होती है आपकी 12 एंगस्ट्रॉन की, 12 एंगस्ट्रॉन की आपकी ये जगह होती है। हमें पता है कि जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन। तो डीएनए जो हेलिकेजेस हैं इनके बीच में इतनी ही जगह होती है आपकी कि ये डीएनए की सिर्फ एक स्ट्रैंड के ऊपर ही जो है जुड़ पाएंगे। ठीक है, एक स्ट्रैंड के ऊपर ही जुड़ पाएंगे। तो जैसा कि अगर हम यहां देखें तो हेलिकेजेस जो है वो करते क्या हैं, वो एक आपके जो, मैं माफी चाहूंगा यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, तो यहाँ पे इसको जो डीएनए हेलिकेजेस हैं वो किसी एक स्ट्रैंड पे लोड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डीएनए हेलिकेज लोड कर दिया तो वो एक स्ट्रैंड पे लोड होगा, और जो डायरेक्शन है हेलिकेजेस की, सबसे अच्छी बात जो हेलिकेजेस के बारे में ये है कि ये बाई डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। दीज आर बाई डायरेक्शन। बाई डायरेक्शन मतलब बाई मीन्स 2 एंड डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन। सो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में भी काम कर सकते हैं आपके, और इसी के साथ साथ 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी ये अपना काम
कर सकते हैं। सो हेलिकेज जो है बड़े ही इंटरेस्टिंग एंजाइम्स हैं, और मैंने आपको बताया कि इनके जो यहाँ पे ये बीच में जगह है ये इतनी होती है कि आपके पास सिर्फ जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वही इसमें आ सकता है। तो जो हेलिकेजेस हैं बड़े ही आपके इंटरेस्टिंग प्रोटीन्स हैं, और इनका भी हमने कल जैसे बात किया था, डीएनए पॉलीमरेज का आपका प्रोसेसिव नेचर होता है। प्रोसेसिव नेचर का मतलब है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है जब एक बार जुड़ता है तो एक ही बार जुड़ने में वो कम से कम 100 से 200 बेस पेयर्स का एडिशन करता है। तो ये जो है आपका, इसको कहते हैं प्रोसेसिव नेचर। तो जो आपका हेलिकेज है ये भी प्रोसेसिव नेचर का है। ओके, ये भी आपका इसका नेचर कैसा है, प्रोसेसिव नेचर है। मतलब एक बार अगर ये लोड कर दिया गया किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं केस थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, लगा लीजिए ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक स्ट्रैंड के ऊपर इस स्ट्रैंड के ऊपर इसको लोड कर दिया जाएगा, और लोड करने के बाद ये बहुत सारे बेस पेयर्स को तोड़ता हुआ चलता ही जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका नेचर भी अगेन प्रोसेसिव नेचर है। रिंग आपकी शेप है, 6 सब यूनिट है। इन सब यूनिट के बारे में एक मैं आपको खास बात यहाँ पे बताना चाहूंगा। यहाँ पे आपको हेयर पिन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा आपको, हेयर पिन स्ट्रक्चर। हेयर पिन स्ट्रक्चर इस तरह के होते हैं, जो इस तरह की आपकी स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हेयर पिन लूप्स बोला जाता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको हेलिकेजेस के अंदर में, और इनका क्या रोल है ये हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके हेयर पिन लूप्स हैं उनका क्या फंक्शन है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे मूव ऑन करने से पहले सबसे पहला एक क्वेश्चन जो यहाँ पे लोग आमतौर पे पूछते हैं कि जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि यूकैरियोट्स का जो डीएनए है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। तो जो लीनियर डीएनए है, आपको पता है कि जो लीनियर डीएनए है, यहाँ पे समस्या एक आने वाली है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होगा। क्या फॉर एग्जांपल ये आपका लीनियर डीएनए है। लीनियर डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आपका यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है सर्कुलर डीएनए। ओके, तो सर्कुलर डीएनए आपका कुछ इस तरह का होता है। ओके, अच्छे से यहाँ पे नहीं बन पा रहा है बट कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे कि डबल स्ट्रैंडेड आपका जो डीएनए है वो कैसा होगा। सो यहाँ पे ये आपका सर्कुलर डीएनए है, ये आपका प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया वगैरह में, और लीनियर डीएनए जो है आपका यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। अब हमने अभी बताया मैंने आपको कि जो आपका हेलिकेज है, हेलिकेज एक रिंग शेप स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे देखिए ये भी रिंग शेप है और सर्कुलर डीएनए की शेप भी रिंग है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको इसके ऊपर लोड करेंगे कैसे। नहीं, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि समस्या यहाँ पे क्या है। जो प्रॉब्लम आ रही है हमें वो ये है कि क्योंकि हेलिकेजेस का स्ट्रक्चर एक क्लोज्ड रिंग है, एक बंद रिंग की तरह है, और यहाँ पे सर्कुलर डीएनए जो कि प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए मिलता है, ये भी आपका एक क्लोज लूप है। ठीक है, सर्कल है, कोई क्लोज है, कोई किनारा नहीं है। ठीक है, तो अब समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि इसको इसमें लोड कैसे करें। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि इसको लोड कैसे करते हैं। ओके, अगर मैं लीनियर डीएनए की बात करूं तो आप कहेंगे कि अच्छा लीनियर डीएनए पे लोडिंग जो है वो आसान है क्योंकि आप किनारों से लोड कर सकते हैं। ओके, ये जो है एक आपका बिल्कुल वैलिड आंसर है कि आप यहां से किनारों से जो है डीएनए हेलिकेजेस को लोड कर सकते हैं। बट इसमें भी जो है छोटी सी दिक्कत है, हमारा यूकैरियोट्स का जो जीनोम है, जो डीएनए है, वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। अगर ह्यूमंस की बात करूं तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, और हमारा जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम नंबर 1, उसके ऊपर लगभग 3300 जीन्स आपके जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इतना बड़ा आपका एक क्रोमोसोम है, हमारे पूरे जीनोम में लगभग 30,000 के आसपास जो है जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इतना बड़ा डीएनए है कि आपकी अगर आप सिर्फ एंड्स के ऊपर से लोडिंग करेंगे हेलिकेज की तो आपका काम जो है नहीं चलने वाला है। अब यहाँ पे भी दिक्कत वही आएगी, मैंने आपको बताया कि एंड से आप लोडिंग करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ओके, तो ये चीज तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दिक्कत तो यहाँ पे भी आ रही है आपको कि अब क्वेश्चन जो हमारे ऊपर उठता है कि आप एक रिंग को डीएनए के ऊपर लोड कैसे करेंगे। तो देखिए, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है यहाँ पे। इसके लिए सिंपल सी बात यह है कि आपको जो ये रिंग है इसको खोलना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको इस पे लोड कर सकते हैं। पहले जो रिंग हेलिकेज की रिंग है वो खुलेगी, उसके बाद यहाँ पे लोडिंग होगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, रिंग ओपन होगी और किसी भी यहाँ पे एक स्टैंड पे जाके
अलग अलग पोजीशंस पे लोड की जाती है, क्योंकि देखिए डीएनए, हमारा जो डीएनए है मैंने बताया इतना लंबा है कि अलग अलग साइट्स हैं हमारे डीएनए पे रेप्लिकेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये जो खोलने का फंक्शन है, मैंने आपको बताया कि आपको हेलिकेज की रिंग को जो है ओपन करना पड़ेगा, तो इस काम के लिए आपके पास जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं हेलिकेज लोडर। हेलिकेज लोडर क्या करता है, ये एटीपी हाइड्रोलिसिस करता है। एटीपी हाइड्रोलिसिस मतलब एटीपी एनर्जी का यूज करता है। एटीपी का यूज करके ये क्या करता है, हेलिकेज की रिंग को ओपन करता है, इस पोजीशन में लेके आएगा, ये आपकी ओपन पोजीशन है, और उसके बाद उसको लोड कर देगा। अगेन लोड कर रहा है, इसलिए इसका नाम जो है लोडर है। ठीक है, तो यहाँ पे हेलिकेज लोडर जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। हमने जो है आपकी यहाँ पे जिन साइट्स के ऊपर आपका हेलिकेज लोड होता है लीनियर क्रोमोसोम में, इनको बोलते हैं आपकी इंटरनल साइट्स। तो यहाँ पे इंटरनल साइट्स पे इसकी लोडिंग होगी। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया कि आपका जो हेलिकेज है उसकी बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, उसके साथ साथ उसको एटीपी हाइड्रोलिसिस की जरूरत भी पड़ती है। और एक चीज और यहाँ पे आपको देखने वाली बात है, एक क्वेश्चन जो आमतौर पे पूछा जाता है वो क्या है कि जो सारा डीएनए है, जो सारा का सारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसको एक ही साथ आप अनवाइंड क्यों नहीं करते। कंप्लीट अनवाइंडिंग कभी भी नहीं होगी। कंप्लीट अनवाइंडिंग आपकी किसी भी केस में देखने को नहीं मिलेगी, ये नहीं होती है। इसके दो रीजन है मेनली, मैं बताऊं। पहली बात तो डीएनए को अनवाइंड जो कराना है ये एक एनर्जी कॉस्टली प्रोसेस है। इसमें एनर्जी जो है कॉस्टली है, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। आप इमेजिन कीजिए ना कि मतलब एक दो बेस पेयर को हटाने के लिए भी अगर एक एटीपी लग रही है तो कितनी ज्यादा एटीपी यूज होगी। और एटीपी है क्या, एटीपी आपकी एनर्जी करेंसी है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी जो है खर्च हो जाएगी। उसके साथ जो दूसरा रीजन है वो ये है कि जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है खुलता है, जब अनवाइंडिंग होती है, तो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सेल के लिए अच्छा नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर सेल। इसका मैं कारण बताता हूं। अब इमेजिन कीजिए ये आपके पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये तो हमको पता ही है कि जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक दिक्कत और भी आती है। अब अगर सारा डीएनए जो है एक साथ अनवाइंड हो जाएगा तो सेल के अंदर डीएनए की सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो क्या दिक्कत है, अब इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे किसी वजह से डबल स्ट्रैंडेड जो आपका डीएनए है यहाँ पे ब्रेक आ जाता है। तो ब्रेक आएगा तो कंडीशन आपकी कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, अगर ऐसी कंडीशन हो तो मैंने बताया था इस पोजीशन को बोलते हैं निक्स या निक, एक है तो निक। तो निक्स आ जाते हैं अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ब्रेक आए, तो जो ये आम तौर पे एक स्ट्रैंड में ब्रेक आता है, इन ब्रेक्स को बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स। एक स्ट्रैंड के अंदर ही ब्रेक आया है आपका। ठीक है, चांसेस ये भी होते हैं कि दोनों स्ट्रैंड के अंदर भी ब्रेकेज आ सकती है, दोनों स्ट्रैंड आपकी टूट सकती हैं, लेकिन वो आपका बड़े ही रेयर केसेस में होता है। वो आपको उन कंडीशंस में देखने को मिलेगा जब जो है आप हाई रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तब आपके डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स, दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए की वो टूट जाती हैं। जैसे यहां पे सिर्फ एक टूटी है, दोनों टूट जाएंगी। अब बात करते हैं आपका जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसमें अगर गलती से ब्रेक आया, लगा लीजिए कि यहां पे जो है ब्रेक आया, इसकी वजह से होगा क्या कि इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के दो टुकड़े हो जाएंगे। इसकी वजह से यहां पे काफी चीजें पॉसिबल हैं। पहली बात तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके क्रोमोसोम के टुकड़े हो सकते हैं, क्रोमोसोम ब्रेकेज बोलते हैं जिसको, ये पॉसिबल है। उसके साथ साथ आपके सीक्वेंस लॉस भी पॉसिबल है, क्योंकि अब मान लीजिए कि यहां पे कोई सीक्वेंस थी और ये ब्रेक थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो वो सीक्वेंस गई आपके हाथ से। अब आप क्या कर सकते हैं, आप बस इन दोनों एंड को आपस में जोड़ सकते हैं। दैट इज द बेस्ट दैट यू कैन डू। अब यहां पे इमेजिन कीजिए कि लगा लीजिए यहां पे ये बेस पेयर भी गायब हो गए, कुछ कंडीशन जो है यहां पे ऐसी आ गई। अब यहां पे भी देखिए 3 बेस पेयर मिसिंग है, लेकिन यहां पे होता क्या है, हमें पता है कि एक स्ट्रैंड तो वहीं की वहीं खड़ी है, और इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री नेचर को यूज करके हम इस गैप को आराम से बिना किसी समस्या के फिल कर सकते हैं। तो आपके पास ना तो क्रोमोसोम की ब्रेकेज होगी,
ना तो आपके जो क्रोमोसोम है वो टूटेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम ब्रेकेज नहीं होगी, उसके साथ साथ किसी भी तरह का सीक्वेंस लॉस जो है वो भी नहीं होगा। तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसका कंटेंट आपको सेल के अंदर एक टाइम के अंदर अगर रेप्लिकेशन हो भी रही है तो भी बहुत कम मिलता है। इनफैक्ट जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको मिलेगा भी ना, तो वो आपको कुछ प्रोटीन्स के साथ बाउंड फॉर्म में मिलेगा, सोलो नहीं मिलेगा। उन प्रोटीन्स को कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आप चलते हैं, देखिए जी, अगला जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यहाँ पे वो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेलिकेज। जो आपके हेलिकेजेस हैं वो काम कैसे करते हैं। हमने ये तो कह दिया कि अनवाइंडिंग करवाते हैं, ये तो 12th क्लास के बच्चे को भी पता होता है कि हेलिकेज जो है अनवाइंडिंग करवाता है, लेकिन कभी कोई ये डिस्कशन नहीं करता कि अनवाइंडिंग होती कैसे है। आपने ये चीज सोची कभी कि अनवाइंडिंग जो है वो होगी कैसे? तो मैंने आपको बताया कि अगर ये आपके पास मान लीजिए कि डीएनए है आपका, ठीक है, ये आपका डीएनए है और यहां पे मैं एक जगह पे आपका जो है हेलिकेज लोड कर देता हूं। मैंने बताया था हेलिकेज जो है आपका एक ही स्ट्रैंड के ऊपर लोड किया जाता है, दोनों स्ट्रैंड के ऊपर नहीं। एक स्ट्रैंड के ऊपर आपने हेलिकेज लोड कर दिया और हेलिकेज इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि देखिए कैसे करता है आपका हेलिकेज जो है डीएनए की अनवाइंडिंग। तो इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि कैसे करता है। मैंने आपको बताया था कि यह जो है आपका हेक्सामेरिक प्रोटीन होता है, कुछ इस तरीके से इसकी शेप होती है, एक रिंग शेप की तरह होता है ये। और यहाँ पे जो है जो आपके ये 6 सब यूनिट हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके हेयर पिन स्ट्रक्चर्स। हेयर पिन स्ट्रक्चर्स, कुछ इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको हेयर पिन स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो ये आपके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, इन स्ट्रक्चर्स का यूज करके जो आपकी जो ये सब यूनिट है ये बाइंडिंग करती हैं एटीपी के साथ। इनके ऊपर आके लगा लीजिए क्या है, मैंने आपको बताया ना कि हेलिकेज जो है एटीपी का यूज करता है, तो एटीपी आके यहाँ पे लगा लीजिए जुड़ गई, यहाँ पे भी एटीपी आके जुड़ गई और यहाँ पे भी एटीपी आके जुड़ गई। तो इस कंडीशन में जब यहाँ पे एटीपी बाउंड फॉर्म है तो ये क्या करते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे लगा लीजिए शुगर है आपकी, यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे अगली शुगर है, ठीक है, यहाँ पे फिर फॉस्फेट आ गया आपका, फिर अगली शुगर आ गई। तो अब हम इनको नाम दे देते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये जो है आपकी शुगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये एक डीएनए का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपके न्यूक्लियोटाइड भी जुड़े हुए हैं, ये मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि एटीपी से बाउंड कंडीशन है तो ये जो है इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और ये कुछ हद तक इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद होता क्या है, देखिए एनर्जी कैसे काम करती है ये समझिए। जब आपके पास जो एटीपी है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब एटीपी में मैंने आपको बताया ना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि 3 फॉस्फेट जो हैं आपके अटैच्ड हैं। इसका स्ट्रक्चर काफी सिमिलर होता है, अगर देखें तो आपके पास एक शुगर होती है, उसके ऊपर एडेनिन जुड़ा होता है, यहाँ पे आपके पास 3 फॉस्फेट होते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसमें ये जो है अल्फा फॉस्फेट है, ये बीटा फॉस्फेट है और ये गामा फॉस्फेट है। जो बीटा और गामा फॉस्फेट के बीच का ये बॉन्ड है ना, ये वाला, ये बॉन्ड हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। तो जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है तो होता कुछ नहीं है, आपका ये वाला बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा और एक फॉस्फेट जो है वो अलग हो जाएगा। इस फॉस्फेट को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसका मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जब ये प्रोसेस होती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसके साथ साथ क्या रिलीज होगा, एनर्जी। कितनी एनर्जी, लगभग 7.3 से लेके 10 किलो कैलोरीज पर मोल के आसपास एनर्जी जो है आपकी रिलीज होती है। तो ओके, अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे समझिएगा। जब लगा लीजिए कि यहाँ पे आपका जो आपका ये वाला एटीपी है इसका हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपके एडीपी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। जैसे ही एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है ना, आपका हेलिकेज ऐसे मूव कर जाएगा हल्का सा। तो ये वाली जो सब यूनिट है ये यहाँ आ जाएगी, ये वाली जो है यहाँ चली जाएगी, ये वाली यहाँ चली जाएगी, ये इधर और ये इधर,
और ये वाली आपकी इधर चली जाएगी। तो आप देखिए, क्योंकि ये जो आपकी सब यूनिट है ये शुगर नंबर 1 के साथ अटैच्ड है, तो ये इसको भी अपने साथ खींच लेगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका यहाँ स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। जो पहली शुगर है वो यहाँ आ गई, दूसरी शुगर आपकी यहाँ है, ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी शुगर आपकी यहाँ है और चौथी आपकी यहाँ है। तो देखिए यहाँ पे ना ये शिफ्ट हो जाती हैं, ये भी पूरा थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है। तो जो आपकी जो ये रिंग है हेलिकेज, ये घूमता रहता है, ये जो है ऐसे घूमता रहेगा और डीएनए स्ट्रैंड को एटीपी हाइड्रोलिसिस का यूज करके अलग करता रहेगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन इन सब यूनिट को भी नाम देते हैं। 1 सब यूनिट जो कि पहले यहाँ थी, अब यहाँ पे क्या होगा, एक बार स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं। एक्चुअली स्ट्रक्चर जो है इनफैक्ट आपकी जो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी फिनिश दिस स्ट्रक्चर। और आपका जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है, इसमें जो आपकी ये जो पहली सब यूनिट है आपकी वो यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि जो रिंग है वो घूम चुकी है। और ये देखिए इसने स्ट्रैंड को भी अपने साथ ही खींच लिया। तो अगेन दोबारा से आपका जो है एटीपी इसके साथ, क्योंकि ये आपका सेकंड है तो इसके साथ तो एटीपी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी एटीपी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी एटीपी जुड़ा है। तो ये जो है आपकी 2 नंबर शुगर के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ये 3 नंबर के साथ कर रहा है, और ये जो है आपकी 4 नंबर के साथ कर रहा है। तो इनका भी अगेन एटीपी हाइड्रोलाइसिस होता जाएगा, ये अगेन घूमती जाएगी, ये जो रिंग है रिंग घूमती जाएगी और आपकी स्ट्रैंड जो है दोनों वो अलग होती जाएंगी। तो देखिए कितना डेलिकेट मैकेनिज्म है, कितना ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है यहाँ। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपकी जो डीएनए अनवाइंडिंग है, ये एनर्जी जो है यहाँ पे हाईली, इसमें एनर्जी जो है एनर्जी कॉस्टली रिएक्शन है, ये इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होती है। ये भी एक कारण है कि हमारा सारा डीएनए जो है वो एक ही साथ आप अनवाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी एनर्जी सेल के अंदर होती ही नहीं कि रिएक्शन एक ही साथ हो जाए। तो हेलिकेजेस की जो स्पीड है वो लिमिटेड होती है थोड़ी सी। हेलिकेजेस की जो स्पीड है वो वैसे बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसको लिमिट करने के लिए आपके 2 फैक्टर आपके यहाँ पे काम करते हैं, जो लिमिटिंग फैक्टर हैं। पहला तो खुद ही डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हेलिकेज के साथ इंटरेक्शन करता रहता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, यहाँ पे एक टॉपिक आएगा इंटरेक्शंस इन द प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द रेप्लिकेशन फोक। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आपका हेलिकेज के साथ इंटरेक्शन करके उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। दूसरी चीज क्या है, एटीपी अमाउंट, कि सेल के अंदर एक टाइम पे कितने एटीपी हैं, क्योंकि देखिए हेलिकेज चलेगा जब उसके पास एटीपी जो है वो प्रेजेंट होंगे। अगर एटीपी नहीं है तो हेलिकेज चलेगा ही नहीं। तो ये 2 जो है आपके लिमिटिंग फैक्टर होते हैं हेलिकेज के केस में। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो हेलिकेजेस हैं आपके वो कैसे फंक्शन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अब लगा लीजिए हेलिकेज ने जो आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपके पास अब यहाँ पे सिनेरियो क्या आ गया है, लगा लीजिए ये पहले आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है आपका सेल के अंदर प्रेजेंट था। ओके, ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हमने इसके ऊपर हेलिकेज लोड किया और अब हमने लगभग इतना जो डीएनए है हमारा वो अनवाइंड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अनवाइंडिंग जो है हो चुकी है। ये आपके पास यहाँ पे ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये भी आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो सीक्वेंस है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो नाइट्रोजनस बेस हैं, और यहाँ पे भी आपके नाइट्रोजनस बेस हैं, तो भाई अगर चलिए डीएनए हेलिकेज ने इनको अलग तो कर दिया है, तो ये वापस क्यों नहीं जुड़ जाते? ये वापस इसलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि जैसे ही सेल के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं एसएसबीज। जो आपके एसएसबीज हैं वो करते क्या हैं, एसएसबीज की फुल फॉर्म जो है वो है आपके सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, ये वो प्रोटीन हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंडिंग करते हैं। तो जैसे ही आपके सेल के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की अमाउंट बढ़ती है, तो यहां पे आते हैं आपके पास स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स जिनको बोला जाता है एसएसबीज। तो एसएसबीज जो है आके लगा लीजिए एक यहां पे जुड़ गया और एक यहां पे जुड़ गया, क्योंकि दोनों जगह पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो एसएसबीज
के अंदर एक बहुत ही गजब का फीचर होता है जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्या कहती है कि जो एसएसबीज हैं वो खुद तो बाइंड करते ही करते हैं, लेकिन अपनी एडजेसेंट साइट्स पे, अपनी पड़ोसी साइट्स पे, जैसे कि ये पड़ोसी साइट है इसकी और ये भी पड़ोसी साइट है, ये भी आपकी एडजेसेंट साइट है, ये भी आपकी एडजेसेंट साइट है, तो एसएसबीज खुद बाइंड करते हैं और उसके बाद बाकी एसएसबीज की बाइंडिंग जो है वो खुद ही करवाते हैं। इस नेचर को बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये कैसे संभव है? क्योंकि जो एसएसबीज हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एसएसबी इंटरेक्शंस बोला जाता है इनको। इन इंटरेक्शंस के थ्रू अगर एक एसएसबी भी बाइंड हो गया ना तो वो बाकियों की बाइंडिंग अपने आप करवा देगा। तो केस आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा कि जो सारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना उसके ऊपर कुछ इस तरीके से आपके जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है वो बाइंड कर जाएंगे पूरे के ऊपर, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, अब लगा लीजिए होगा क्या, मतलब इसने जो आपका पहला एसएसबी था उसने दूसरे एसएसबी को बाइंड करा दिया, अब यहां पे तीसरे को ये बाइंड करवाएगा। तो ऐसे इस चीज को बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। खुद तो जुड़ ही गए, बाकियों को भी जोड़ दिया। ठीक है, सो इस तरीके से सारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे आपके एसएसबीज बन जाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए एसएसबी जो हैं इनके में कई फंक्शन हैं, यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शंस आपके सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स के सबसे पहले क्या हैं। देखिए पहली बात तो ये जो दोबारा अब मैंने बताया कि लगा लीजिए यहाँ पे सीक्वेंस है ATGGCC और यहाँ पे सीक्वेंस है ये। अब आपको पता है कि ये दोनों सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे की, तो यहाँ पे हेलिकेज ने अनवाइंडिंग तो करवा दी, तो ये दोबारा क्यों नहीं बेस पेयरिंग करते? तो उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए आपका जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है वो क्या करता है, वो इनको आपस में दोबारा से बेस पेयरिंग नहीं करने देगा, नो बेस पेयरिंग। ठीक है, बेस पेयरिंग आपस में दोबारा नहीं होने देगा। उसके साथ ये क्या करता है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये स्टेबल नहीं होता, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो इसको स्टेबलाइज कराने का काम जो है आपका कौन करेगा, वो भी आपके सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ही आपका ये काम करेंगे। इसके साथ साथ ये क्या करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनने देता, सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनने देता डीएनए के। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसको कुछ इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास डीएनए की एक स्ट्रैंड है और इसके ऊपर जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके के है कि GCGCGAAAAA और अगेन CGCGC और यहां पे बीच में फिर A है। लगा लीजिए ये सीक्वेंस है। ये डीएनए वैसे लंबा बहुत है, ठीक है, लेकिन आपको हमें जो है यही वाली सीक्वेंस लेनी है। तो अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये सीक्वेंस जो है और ये जो सीक्वेंस है ये एक दूसरे के इन्वर्टेड रिपीट्स हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी वजह से संभावना क्या होती है कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा? अब यहाँ पे क्या सीक्वेंस है, GCGG, ओके। और ये इस साइड क्या सीक्वेंस है, अगेन ये हो गया आपके CGCGC। और जो आपके ये 7 A हैं ये कुछ इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पे जो A हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है इनको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये क्या है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, हेयर पिन लूप। क्या बोलते हैं इसको, हेयर पिन लूप। तो डीएनए के अंदर हेयर पिन लूप या सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ना बने, इस चीज की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, आपके सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स की ही जिम्मेदारी होती है। ओके, अच्छा, इसके बाद अगला जो हमारा प्रोटीन ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी, आइए चलते हैं हमारे अगले प्रोटीन की तरफ जो है आपका टोपो आइसोमरेज। लेकिन टोपो आइसोमरेज पढ़ने से पहले हमें एक चीज समझनी है, वो होती है जी सुपर कोइलिंग। अब सुपर कोइलिंग क्या है, देखिए पहले तो हमें यही पता है कि जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, जो डीएनए के 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो आपस में कोयल तो होती हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो
प्रेजेंट होता है। यहां पे कंसेप्ट आता है लिंकिंग नंबर का। लिंकिंग नंबर का लिंकिंग नंबर जो है वो क्या कहता है कि द नंबर ऑफ टाइम्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर इंटरवाइंड। मतलब कि डीएनए की जो आपकी दो स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे के ऊपर से इंटरवाइन कितनी बार हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे आपको बड़ा ही बेसिक तरीके से ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपकी पहली स्ट्रैंड है और ये आपकी दूसरी ये आपकी जो है यहां पे दूसरी स्ट्रैंड है। अब ये जो है, ये अगर आप ध्यान दें तो ये एक दूसरे के ऊपर इंटरवाइन है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। हालांकि ये घूम रही हैं, जैसे ये जो है इसके नीचे से निकल रही है यहां से और फिर इसके ऊपर से आ रही है। ठीक है, तो ये जो एक आपका सर्कल बन रहा है ना, यहां से यहां तक का, इसके अंदर डीएनए स्ट्रैंड्स एक बार इंटरवाइन हो चुकी हैं। एक बार क्या हो चुके हैं? इंटरवाइन हो चुकी हैं। उसके बाद यहां से दोबारा से शुरू हो रहा है, तो यहां से एक बार ये स्ट्रैंड ऊपर से गई, उसके बाद ये स्ट्रैंड जो है नीचे से जाएगी, तो यहां से यहां तक ये आपका दूसरा इंटरवाइन हो गया। ठीक है, इसके बाद ये तीसरा हो गया। तो एक डीएनए में दो स्ट्रैंड्स कितनी बार इंटरवाइंड है, इस चीज को आप कहते हैं आपका लिंकिंग नंबर। ओके, अब यहां पे हमें पता है कि ओके, इस चीज, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मूव ऑन करते हैं। देखिए सुपर कोइलिंग क्या है और सबसे जरूरी चीज जो है कि सुपर कोइलिंग होती क्यों है। अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां पे हमें पता है कि बेस पेयरिंग तो होती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहां पे आपकी बेस पेयरिंग तो है ही। ठीक है, हमें पता है कि जब आपका हेलिकेज लोड कर दिया जाएगा एक स्ट्रैंड पे, अब यहां पे लगा लीजिए हम हेलिकेज को लोड करके दिखाते हैं। मैंने इस स्ट्रैंड के ऊपर जो है आपका हेलिकेज लोड कर दिया है और वो जो है आपका इस डायरेक्शन में यहां से मूव कर रहा है उस तरफ। ठीक है, ये लगा लीजिए आपका 5 प्राइम एंड है, तो डायरेक्शन यहां पे क्या हो गया आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो जो हेलिकेज है वो मूवमेंट कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, तो ये आपका 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये आपका 3 प्राइम एंड। तो जब, अब इमेजिन कीजिए एक चीज है, अब यहां पे खासियत क्या है लिंकिंग नंबर की। लिंकिंग नंबर ये कहता है, लिंकिंग नंबर क्या कहता है कि आपके नंबर ऑफ बेस पेयर बटे, अगर नंबर ऑफ बेस पेयर बढ़ रहे हैं ना, नंबर ऑफ बेस पेयर जो है बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, दोनों ही केसेस में आमतौर पे इस कंडीशन में तो घट ही रहे हैं ना, क्योंकि जो हेलिकेज है वो बेस पेयर्स को अलग करता जा रहा है, जो दो स्ट्रैंड है उनको अलग करता जा रहा है, तो बेस पेयर घट चुके हैं। तो नंबर ऑफ बेस पेयर भले ही घटते रहे, आपका लिंकिंग नंबर जो है, जो आपका लिंकिंग नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए समस्या क्या आ गई। अगर डीएनए हेलिकेज ने 10 बेस पेयर हटा दिए, तो इसका मतलब अब मान लीजिए आपके पास स्टार्टिंग में 10,000 जो थे बेस पेयर थे, हेलिकेज ने 10 हटा दिए। 10,000 बेस पेयर का हम मान के चलते हैं लिंकिंग नंबर कितना होगा, 1000 है। ठीक है, तो 10,000 बेस पेयर जो हैं उनका लिंकिंग नंबर है 1000। तो अगर मैं 10 बेस पेयर घटा दूं तो आपके पास बेसिस कितने बच गए अब, 9990, इतने ही बचे ना। ओके, तो बेस पेयर भले ही कम हो गए हो लेकिन लिंकिंग नंबर आपको उतना ही रखना पड़ेगा। जो डीएनए की जो दो स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे के ऊपर से उतनी ही बार 1000 टाइम्स ही इंटरवाइंड होनी चाहिए। अब वैसे ही अगर बात कीजिए कि हेलिकेज मूवमेंट करता गया और उसने, यहां पे मैं कहूंगा कि 100 या 1000 बेसिस घटा देते हैं, 1 2 3 1000 बेस पेयर घटा दिए, 1000 बेस पेयर घटा दिए, इसका मतलब हमारे पास टोटल बेस पेयर कितने बचे, 9000 बेस पेयर बचे हैं। लिंकिंग नंबर आपको उतना ही मेंटेन रखना पड़ेगा 1000। इसकी वजह से डीएनए के ऊपर कोई सहारा तो होता नहीं है। डीएनए क्या करता है, आप लगा लीजिए ये आपके डीएनए है, यहां पे ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है
और यहाँ से जो आपका हेलिकेज है वो इसको अनवाइंड करता हुआ आ रहा है। ओके, ये अनवाइंडिंग हो रही है। तो इस सिनेरियो में करता क्या है डीएनए, वो सुपर कोइलिंग कर जाता है, क्योंकि लिंकिंग नंबर सेम मेंटेन करना जरूरी है। तो उसकी जो स्ट्रैंड है वो पूरी ही कुछ इस तरीके से यहां पे ऐसी कंडीशन आ जाती है। इस चीज को बोलते हैं सुपर कोइल। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं, सुपर कोइल। और ये सुपर कोइल भी कौन सी है आपकी, इस सुपर कोइल को बोलते हैं पॉजिटिव। जो डीएनए हेलिकेज की वजह से सुपर कोइल बनती हैं उनको बोला जाता है पॉजिटिव। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो है, ये वाली स्ट्रैंड इसके नीचे से जा रही है और फिर ऐसे घूम के ये नीचे से आ रही है और फिर ऊपर से जाएगी इसके। ठीक है, तो मतलब इसको समझिए कि ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, मतलब पहले स्ट्रैंड नीचे से आ रही है और फिर ऐसे जा रही है। तो इस चीज को कहते हैं सुपर कोइलिंग। ठीक है, तो हेलिकेज की वजह से जो सुपर कोइल बनती है उनको बोला जाता है आपका पॉजिटिव सुपर कोइल्स। ठीक है, अब सुपर कोइल्स के साथ दिक्कत है कुछ। क्या दिक्कत है, देखिए जो डीएनए पॉलीमरेज है, अब हेलिकेज जो है अनवाइंडिंग करता हुआ आ रहा है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे हेलिकेजेस को तो आपके जो डीएनए पॉलीमरेजेस भी हैं वो भी तो लगे होंगे। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से जो आपकी दूसरी स्ट्रैंड है, ये वाला भाई जो है ये यहाँ पे सिंथेसिस करता हुआ आ रहा है। अब ये जैसे ही इसके पास पहुंचेगा, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सुपर कोइल को यू कैन से टैकल नहीं कर सकता। जैसे ही सुपर कोइल आएगी आपका डीएनए पॉलीमरेज रुक जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज स्टॉप्स। और ये चीज जो है अगर होती है तो आपकी रेप्लिकेशन की प्रोसेस वहीं पे होल्ट हो जाएगी, वहीं पे रुक जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, आपके एंजाइम्स जो काम आते हैं, जो कि बहुत ही हमारे लिए जरूरी होते हैं, दैट आर टोपोआइसोमरेजेस। ओके, ये काफी जरूरी है क्योंकि इनका काम होता है कि जो आपकी पॉजिटिव सुपर कोइल जो कि हेलिकेज की वजह से आई हैं उनको रिमूव करना और नेगेटिव सुपर कोइल बना देना। नेगेटिव सुपर कोइल अच्छी होती हैं, मतलब कि कैसे बनती हैं वो मैं समझाऊंगा अभी। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे ना एक डायग्राम का एक्चुअली मैं यूज करना चाहूंगा, अगर आप लोग परमिशन दे तो, क्योंकि उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे और मेरे को ज्यादा कारीगरी डायग्राम्स में जो है दिखानी नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे हमारे पास जो है डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे। डायग्राम जो है हमारा आ चुका है। ओके, सो इसको जो है हम थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, हाँ जी, अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये रेप्लिकेशन मशीनरी है आपकी। रेप्लिकेशन मशीनरी जो है आ रही है और इसके आगे जो आगे आगे यहाँ पे हेलिकेज लगा हुआ है, हेलिकेज अनवाइंडिंग करता हुआ आ रहा है। अब हेलिकेज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा डीएनए की अनवाइंडिंग होती जाएगी, उसकी वजह से देखिए यहाँ पे कौन सी सुपर कोइल्स बनी, पॉजिटिव सुपर कोइल्स बनी। इस कंडीशन में आपका जो एंजाइम है मैंने आपको बताया वो कौन सा है, टोपोआइसोमरेज। इसको और नाम से भी जाना जाता है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इसको स्विवलेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड है, आई थिंक गायरेजेस बोलते हैं इसको। गायरेजेस भी वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे जो है टोपोआइसोमरेज को ही बोलते हैं। टोपोआइसोमरेज का काम होता है आपकी सुपर कोइलिंग को रिड्यूस करना, खत्म करना। जो सुपर कोइलिंग बन जाती है, ऐसे लगा लीजिए दो आपके डीएनए जो हैं, ये आपका एक डीएनए है और इनफैक्ट हमें दो स्ट्रैंड ले लेते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपकी एक सर्कुलर डीएनए है और ये आपका दूसरा सर्कुलर डीएनए है। तो यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि ये दोनों जो हैं, जो डीएनए हैं आपके, ये एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कैटेनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। मतलब कि जब दो डीएनए आपस में उलझे हुए हों, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हो रखा है, इन प्रोसेस को बोलते हैं कैटेनेशन। ठीक है, और इसको रिमूव करना, मतलब कि रिमूव करके इनको अलग अलग कर देना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकैटेनेशन। ये आएगी जब हम सर्कुलर डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ेंगे ना। तो जब सर्कुलर डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है ना, तो जो नई दो स्ट्रैंड बनती हैं डीएनए की नई, एक तो ये आपकी ये वाली और एक ये वाली, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ उलझी हुई होती हैं। तो इनको इस प्रोसेस को जिसमें ये एक दूसरे के साथ इंटरवाइंड होती हैं, इस चीज को हम वर्ड यूज करते हैं कैटेनेशन। और इनको अलग करना जो है उसके लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज डीकैटेनेशन।
तो जो आपके टोपोआइसोमरेज हैं इनकी सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी यहाँ पे सर्कुलर डीएनए में डीकेटेनेशन ये करवाते हैं। ओके, इसी के साथ साथ ये सुपर कोइलिंग को भी टैकल कर सकते हैं आपकी, ठीक है, सुपर कोइलिंग को भी ये टैकल कर सकते हैं जैसा कि हम देखने वाले हैं। आमतौर पे आपको टोपोआइसोमरेजेस दो तरह के देखेंगे, ठीक है, टू टाइप्स के बेसिकली आपको टोपोआइसोमरेजेस देखने को मिलते हैं। आपके पास है टोपोआइसोमरेज 1 होगा आपके पास, और आपके पास टोपोआइसोमरेज 2 होगा। इनके दोनों के अपने अपने फीचर हैं। ये जो है ये जो आपका टोपोआइसोमरेज 2 है ये एटीपी का यूज करेगा, और ये जो है इसको एटीपी की जरूरत नहीं होती, ये फ्री में काम करता है आपका। टोपोआइसोमरेज 2 क्या करता है, ये डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक करता है, मतलब डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को तोड़ता है। और टोपोआइसोमरेज 1 जो है वो सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स करता है। एसएसबी का यहाँ पे मीनिंग कुछ और है, डीएसबी का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, मतलब डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को तोड़ा गया है, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक डीएसबी। और एसएसबी मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक, कि डीएनए की एक स्ट्रैंड को मैंने तोड़ दिया है। ओके, अगर आपको डीकेटेनेशन करवानी है तो डीकेटेनेशन के लिए आपका टोपोआइसोमरेज 2 काम आएगा, ठीक है, टोपोआइसोमरेज 1 वहां पे ज्यादा काम नहीं आता। सुपर कोइलिंग को रिमूव करने में दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, टोपोआइसोमरेज 1 भी और 2 भी, दोनों यूज किए जा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आइए समझते हैं कि हो क्या रहा है, प्रोसेस चल क्या रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपर कोइलिंग हो चुकी है, और सुपर कोइलिंग आप देखें तो ये वाली जो स्ट्रैंड है ये पहले इसके पीछे से जा रही है और फिर आगे से ऐसे घूम के आ रही है, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कोइल। ये किसकी वजह से बनती हैं, ये आपके आप बोल सकते हैं कि हेलिकेजेस की वजह से बनती हैं, या यहाँ पे कभी कभी ऑप्शन आपको ये भी मिलेगा रेप्लिकेशन मशीनरी, रेप्लिकेशन मशीनरी की वजह से भी आपको जो पॉजिटिव सुपर कोइल्स हैं वो बनती हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे सिनेरियो क्या आ गया है, सिनेरियो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हेलिकेज या रेप्लिकेशन मशीनरी की वजह से हमारे पास जो सुपर कोइलिंग है उसका नंबर कितना चला गया, आपके पास सुपर कोइल कितनी होगी, +1, ठीक है। पॉजिटिव सुपर कोइल है तो मैंने +1 लिख दिया। अब होगा क्या कि आपका टोपोआइसोमरेज आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो स्ट्रैंड है ये पहले पीछे से जा रही है और फिर घूम के आगे से आ रही है। ओके, तो टोपोआइसोमरेज 2 आएगा, वो क्या करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर दिया है, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स का इसने यूज किया है एटीपी के साथ। और ये भले ही डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक कर रहा है लेकिन दोनों जो एंड्स हैं जो डीएनए के क्योंकि डीएनए का अगर आप तोड़ेंगे तो आपके पास दो एंड बन जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों स्ट्रैंड को पकड़े रखता है। तो पहले आपको पता है कि ये वाली जो लाइन थी ये पीछे से जा रही थी और फिर घूम के ऊपर से आ रही थी, लेकिन अब जो है क्या होगा, ये देखिए अब ये ऊपर से जा रही है और उसके बाद घूम के पीछे से यहां पे क्रॉस हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं नेगेटिव सुपर कोइलिंग। तो सुपर कोइल यहां पे कितनी आ गई थी, हेलिकेज की वजह से जो सुपर कोइल होती हैं वो प्लस में काउंट की जाती हैं, और टोपोआइसोमरेज जो सुपर कोइलिंग करता है, ठीक है, सुपर कोइलिंग को एक्चुअली ये रिमूव करता है, रिमूव करके अपोजिट सुपर कोइलिंग कर देता है। तो यहां पे अब -1 हो गई सुपर कोइलिंग, ठीक है, -1 हो चुकी है आपकी सुपर कोइलिंग। अब जो आपका ये डीएनए पॉलीमरेज है ये आगे चलेगा तो अगेन ये दोबारा से आपकी सुपर कोइलिंग करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सुपर कोइलिंग कितनी है, -1 है, जो अब लगा लीजिए डीएनए रेप्लिकेशन आगे बढ़ा और इसने सुपर कोइलिंग +1 करा दी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। क्योंकि देखिए हेलिकेज कौन सी क्रिएट करेगा, प्लस वाली, और टोपोआइसोमरेज कौन सी क्रिएट करेगा, माइनस वाली, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा फायदा है ना टोपोआइसोमरेज का। तो टोपोआइसोमरेज का आपका काम होता है सुपर कोइलिंग को टैकल करना, और सुपर कोइलिंग को अगर आप टैकल नहीं करेंगे तो आपकी बैंड बच जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया कि टोपोआइसोमरेज 2 जो है वो एटीपी हाइड्रोलिसिस का यूज करता है, 1 जो है वो नहीं करता है। 1 कैसे काम करता है ये भी मैं बता ही देता हूं। 1 का थोड़ा सा काम करने का तरीका इंटरेस्टिंग है। ये आपके पास कंडीशन होती है, ठीक है, और यहाँ पे मैं सुपर कोइलिंग बनाना ही भूल चुका हूं, माय बैड। तो यहाँ पे ऐसे सुपर कोइलिंग हो रखी है, ठीक है। और ये जो है इसके पीछे, सॉरी कैसे जाती है मैं एक बार देख लेते हैं, हाँ ये इसके ऊपर से जाएगी यहाँ पे,
ये इसके ऊपर से जाएगी, ठीक है। तो ये नीचे से आ रही है और फिर जो है कुछ इस तरह की कंडीशन है आपकी। तो टोपोआइसोमरेज 1 कैसे काम करता है, वो क्या करेगा, वो सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगा देगा, यहां पे एक स्ट्रैंड को तोड़ देगा और इसको रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है। रोटेट करके वो क्या करेगा कि ये जो सुपर कॉइलिंग है इसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपने कभी वायर्ड ईयरफोन्स यूज किए हो तो वायर्ड ईयरफोन्स में भी आपको सुपर कॉइलिंग देखने को मिलती है। तो उसको रिमूव करने का तरीका क्या है कि आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दें, ठीक है। इसकी मैं वीडियो यहाँ पे डाल दूंगा कि कैसे आपकी वायर्ड ईयरफोन में आपको सुपर कॉइलिंग देखने को मिलती है, या रस्सी में भी आपको सुपर कॉइलिंग देखने को मिल सकती है। जो आपकी जूट रोप्स होती हैं जो आपको पहले के टाइम में मिलती थी, उनमें सुपर कॉइलिंग में दिखा सकता हूँ कैसे होती है। तो उनकी मैं वीडियो यहाँ पे डाल दूंगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, जब हम डीएनए की दो स्ट्रैंड्स को ऐसे अनवाइंड करते हैं, उनको अलग करते हैं, तो लिंकिंग नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उन पर स्ट्रेस पड़ेगा, जिसकी वजह से सुपर कॉइलिंग होगी। तो अगर आप इन दोनों रस्सियों को ऐसे खींचते रहेंगे, इनको अलग करते रहेंगे, तो डीएनए के अंदर इस तरीके से सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर कॉइल्स। ये जो सुपर कॉइल्स आपकी बन रही है, ये है पॉजिटिव सुपर कॉइल्स। तो इसी के साथ हमारे जो मेन एंजाइम्स हैं आई थिंक हमने कवर कर लिए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए हम अब एक बार थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि किसके अंदर कौन सा एंजाइम यूज होता है। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमेज। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखेंगे प्राइमेज, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, सबसे पहले एक प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल लेंगे, एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, जो कि एक बैक्टीरिया है। फिर हम एक यीस्ट का एग्जाम्पल लेंगे, सैक्रोमाइसिस सर्विशिये, ये आपकी यीस्ट है, ये एक यूकैरियोट है। ये एक सिंपल यूकैरियोट है, मैं अगर सिंपल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है ये आपका, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम लेंगे हमारा खुद का एग्जाम्पल ह्यूमंस का। हम क्या हैं, हम कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट में आते हैं, ठीक है। हम क्या है, कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट। ई कोलाई आपका जो है प्रोकैरियोट। अब देखिए ई कोलाई के केस में जो प्राइमेज है वो कौन होता है, वो होता है आपका डीएनए, सॉरी ये एक प्रोटीन होता है, उसको इस तरह से लिखते हैं डीएनए जी। ये आपका एक प्रोटीन होता है जो प्राइमेज का रोल प्ले करता है। एस्चेरिचिया कोलाई, सॉरी सर्वेशिया में, सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया में जो आपका प्राइमेज है वो आपका होता है PRI1 और PRI2। ये आपके दो होते हैं। ह्यूमन वाले को हम सिंपली प्राइमेज बोलते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि कौन सा है। अगर हेलिकेजेस की बात करूं मैं, एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर जो हेलिकेज है वो आपका होता है डीएनए बी। ये एक प्रोटीन है अगेन। सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया और ह्यूमंस दोनों के केस में एक ही होता है, जिसको बोला जाता है MCM27 कॉम्प्लेक्स। ये आपका फंक्शन करता है हेलिकेज का। ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये आगे आएगा जब हम इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट पढ़ेंगे, उसमें आप देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं इसको। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो बैक्टीरिया के या ई कोलाई के जो आपके एसएसबीज होते हैं, उनके लिए आप सिंपल एसएसबी वर्ड ही यूज करते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है उनको बोला जाता है RPA, ठीक है। उसके साथ ही आखिरी, अच्छा हमने लास्ट में क्या डिस्कस किया था, टोपोआइसोमरेज, राइट, टोपोआइसोमरेज। तो जो टोपोआइसोमरेज है वो आपका एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर होता है, आपका टोपो1 यूज किया जाता है, और उसके साथ साथ क्या यूज होता है, आपका गायरेज भी यूज होता है, ठीक है। हमारे अंदर और आपका जो एस्चेरिचिया सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया है, इसके अंदर टोपोआइसोमरेज 1 भी यूज किया जाता है और 2 भी यूज किया जाता है, ठीक है। सो आई होप कि इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो प्लीज संभाल लीजिएगा। ओके, इसके बाद मैंने आपको एक बार बताया था, जब हम डीएनए पॉलीमरेजेस डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेजेस जो है वो कोई एक प्रोटीन नहीं है, इट इज अ फैमिली ऑफ प्रोटीन जो कि अलग अलग फंक्शंस जो है परफॉर्म कर रही है। तो अभी देखते हैं, आइए देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर कौन से डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं और आपके यूकैरियोट्स के अंदर कौन से जो है डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। मैं मेन यहाँ पे डिस्कस करूंगा, हालांकि मैं आपको टेबल डाल दूंगा, मैं जो आपकी, आप अगर हमारी कम्युनिटी में जाएंगे तो वहां पे आपको मैं जो है फोटो डाल दूंगा, जिसमें टेबल होगी आपकी, जहां से आप देख के पता कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम सबसे पहले जो है मेंशन करते हैं हमारे
प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं, बैक्टीरिया या ई कोलाई जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसके अंदर 5 आपके डीएनए पॉलीमरेसेस, 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेसेस। उनका नाम बड़ा ही सिंपल है, डीएनए पॉलीमरेज 1 या पोल 1 भी, आप इसको सिंपली पोल 1 भी बोल सकते हैं आप। डीएनए पॉलीमरेज 2 है आपके पास, यहाँ पे रोमन नंबरिंग का मैं यूज करूंगा। डीएनए पोल 3 है आपके पास, डीएनए पोल 4 है आपके पास, और डीएनए पोल 5 है। तो देख रहे हैं आपकी बैक्टीरिया के अंदर भी 5 तरह के पॉलीमरेसेस होते हैं। इसमें से सबका इनका अपना फंक्शन होता है भैया, ऐसे नहीं है। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। डीएनए पॉलीमरेज 1 का जो फंक्शन होता है, ये 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। जो प्राइमर जुड़े हुए हैं, जो आरएनए प्राइमर जुड़े हुए हैं, उनको रिमूव करने का काम आपका जो है डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है बैक्टीरिया के अंदर। इसमें से सच्ची बताऊं तो मैं आपका CSIR नेट में आपको ऐसा ये क्वेश्चन आया था एक बार कि एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर प्राइमर रिमूवल कौन करता है। आपके पास ऑप्शंस थे आरएनएज H, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2। तो काफी लोगों का आंसर जो है वो गलत हुआ है यहाँ पे। और दूसरा जो फंक्शन करता है, ये आपका डीएनए रिपेयर का काम भी करता है। ठीक है, अगर डीएनए में कोई ब्रेक आ जाए तो उसको रिपेयर करने का काम जो है ये भाई करता है आपका। डीएनए पॉलीमरेज 2 मेनली आपका डीएनए रिपेयर में इसका काम होता है। ठीक है, पॉलीमरेज 3 और पॉलीमरेज जो 4 हैं आपके, ये आपके क्रोमोसोम रेप्लिकेशन करते हैं। जो 3 है वो तो मैं कहूंगा कि आपका मेन है, नहीं एक्चुअली पॉलीमरेज 4 नहीं करता। जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये आपका मेन पॉलीमरेज होता है। जो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन है, जो मेन डीएनए रेप्लिकेशन है, वो आपका पॉलीमरेज 3 करता है। पॉलीमरेज 4 जो है ये डीएनए रिपेयर करता है। उसके साथ साथ एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं ट्रांसलीजन्स। यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं ट्रांसलीजन्स। ये क्या होते हैं, ये हम हमारा जो अगला चैप्टर है डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, उसमें पढ़ेंगे। तो ट्रांसलीजन रिपेयर में भी इसका काम होता है। डीएनए पॉलीमरेज जो 5 है ये ट्रांसलीजन रिपेयर ही करता है आपका, जिसको ट्रांसलीजन सिंथेसिस बोलते हैं। इसको रिपेयर नहीं बोलते, इसको बोला जाता है ट्रांसलीजन सिंथेसिस। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है TLS। तो ये TLS यहाँ पे भी ये TLS में काम करता है। तो ये ट्रांसलीजन सिंथेसिस क्या होता है, यहाँ एक बार के लिए प्लीज आप स्किप कीजिए। आप अगली वीडियो में जो है हमारा जो अगला चैप्टर रहने वाला है आपका डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, उसमें हम देखेंगे। इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे अब यूकैरियोट्स की तरफ, जिनके अंदर दुनिया भर के मैं कहूंगा कि डीएनए पॉलीमरेसेस होते हैं आपके पास। तो डीएनए पोल की बात करेंगे लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, अब इसमें मैं सच बताऊं, हमारे अंदर बहुत 15 तरह के, आई थिंक 15 से भी ज्यादा अगर मैं बात करूं डीएनए पॉलीमरेसेस आपके देखने को मिलते हैं। इनमें से मैं मेन आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। अल्फा का फंक्शन होता है प्राइमर सिंथेसिस करना। ठीक है, प्राइमर सिंथेसिस करना, ये किसका काम है, अल्फा का। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, इसी को प्राइमेज भी बोल देते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, ध्यान रखना, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है वो आपका प्राइमर सिंथेसिस करेगा। इसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज बीटा। मैं मेन में नहीं बताऊंगा, यहाँ पे प्लीज आप टेबल जाके देखिए जरूर, जरूरी है। ये क्या काम करता है, आप लगा लीजिए कहीं पे डीएनए के अंदर ये डीएनए है आपका, बाकी सब जगह बेस पेयरिंग अच्छी हुई है, लेकिन यहाँ पे बेस पेयरिंग गलत हुई है। ठीक है, तो इस बेस पेयरिंग में आपको इस बेस पेयर को कट करना है और रिपेयर करना है। तो बेस कट करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम, उसको बोलते हैं एक्सीजन। एक्सीजन का मतलब होता है कट लगाना। ठीक है, एक्सीजन रिपेयर। तो डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो है आपका ये काम करता है। उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आता है आपका पोल गामा, डीएनए पॉलीमरेज गामा। ये क्या करता है, हमें पता है कि यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है जी। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन भी करनी पड़ती है आपको। तो उसकी रेप्लिकेशन कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रेप्लिकेशन आपका डीएनए पॉलीमरेज गामा करेगा। ठीक है, उसके बाद आपके मेन आते हैं जी, आपके जो डेल्टा है आपके पास। एक्चुअली डेल्टा आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं।
सो आपके पास अगला जो है वो है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा का फंक्शन यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था आपके पास दो स्ट्रैंड होती है ना, लीडिंग और लैगिंग। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड पे डीएनए बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड पे जो आपका डीएनए सिंथेसिस होता है वो आपका करवाता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ठीक है, इसका जो भाई है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। ठीक है, ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड पे काम करेगा। दिस विल वर्क ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे इसकी फंक्शनिंग जो है वो होगी। उसके बाद जो है आपके पास और कौन से हैं, मैं एक और बता देता हूँ। यहाँ पे थीटा होता है, डीएनए पॉलीमरेज थीटा, वो डीएनए वो रिपेयर में काम आता है, डीएनए रिपेयर करवाता है। इसके साथ साथ आपको टेबल में और भी देखने को मिलेंगे, आपको लैम्डा मिलेगा, आपको न्यू मिलेगा, एन मिलेगा, ये काफी इस तरह के मतलब बहुत हैं यार, सच में 15 से भी ज्यादा हैं, मोर देन 15 डीएनए पॉलीमरेजेस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। तो प्लीज इसको जाके देख लीजिएगा। सो आई थिंक तो यहाँ पे हमने मेजोरिटी कवर कर लिया है। अगर कोई प्रोटीन रह तो नहीं गया हमारा? हाँ जी, आपकी स्लाइडिंग क्लैंप्स रहेगी, तो ये भी समझते हैं स्लाइडिंग क्लैंप्स क्या है। मैंने कल भी इनका डिस्कशन किया था थोड़ा सा, आज भी हम आई थिंक लास्ट टॉपिक जो है हम यही कर पाएंगे। स्लाइडिंग क्लैंप जो है, स्लाइडिंग क्लैंप जो है आपकी हेलिकेज की तरह होती है, लेकिन फंक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है इसका। देखिए, ये भी आपकी रिंग शेप होगी, इसकी भी शेप कैसी है, रिंग है। ये भी 6 सब यूनिट की बनती है, तो इसको भी हेक्सामेरिक बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है आपका, हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर। तो जैसे हमारे हेलिकेज का स्ट्रक्चर था, कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है। इसमें बस फर्क है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है। ये आपका कुछ अगेन ऐसे 6 सब यूनिट होती हैं। इसमें फर्क क्या है कि ये जो बीच में गैप है आपका, ये होता है लगभग 20 से 22 एंगस्ट्रॉन तक का, और ये इतना बड़ा होता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हमें पता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसकी भी आपकी जो विड्थ है वो इतनी होती है। ये भी आपका 20 एंगस्ट्रॉन का ही होता है ना, तो ये इसके अंदर आसानी से जो है फिट आ जाएगा। तो डीएनए स्लाइडिंग क्लैंप्स का फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था डीएनए पॉलीमरेजेस जो है वो प्रोसेसिव नेचर के होते हैं, है ना। जो आपके डीएनए पॉलीमरेजेस हैं उनका नेचर कैसा होता है, प्रोसेसिव नेचर का होता है। इसका मतलब वो एक ही साथ 100,000 जो है बेस पेयर ऐड करेंगे, 100 बेस पेयर से लेके 1000 बेस पेयर ऐड करते हैं, और उसके बाद वो हटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या कोशिश करते हैं, वो हटने की कोशिश करते हैं। उनको हटने कौन नहीं देता, स्लाइडिंग क्लैंप। उनको हटने कौन नहीं देगा, आपकी स्लाइडिंग क्लैंप। ये क्या करती है, लगा लीजिए ये आपका ऐसे डीएनए है, ये टेम्पलेट है, ये प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है, और ये यहाँ से आपका डीएनए पॉलीमरेज जो है ये आपका 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। ओके, और इस तरह से हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसको मैं एक अलग कलर से यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। सो आपका ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये काम करता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये अपने जो है 1000 बेस पेयर कर चुका है, तो इसके बाद इसको क्या करना चाहिए, ये यहां से अब हटने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये इसके अंदर कंफर्मेशन चेंज आते हैं, और इसकी एफिनिटी जो है प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन के लिए वो गिर जाती है, एफिनिटी कम हो जाती है कंफर्मेशन चेंजेस की वजह से। इसकी वजह से ये जो है यहां से हटने की कोशिश करता है, लेकिन इसके जस्ट पीछे यहां लगी होती है आपकी स्लाइडिंग क्लैंप, कुछ इस तरीके से। ये पूरा सर्कल है, मैंने आधा ही बनाया क्योंकि बाकी दूसरी तरफ है। तो ये जो है ये आपकी स्लाइडिंग क्लैंप होती है। मैंने आपको बताया था स्लाइडिंग क्लैंप आपके पेरेंट्स की तरह होती है, ये डीएनए पॉलीमरेज के पेरेंट्स वाला काम करती है। ये जैसे ही इसका पढ़ाई से मन हटता है, ये अपना कुछ और करने लग जाएगा, खेलने जाएगा, या जैसे बच्चे करते हैं ना कि खेलने चले गए या फोन चलाने लग गए या कुछ और कर रहे हैं आप, तो पेरेंट्स अगेन क्या काम करते हैं कि पेरेंट्स आपको 2 थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा पढ़ ले। अगेन स्लाइडिंग क्लैंप का फंक्शन भी यहाँ पे यही है। स्लाइडिंग क्लैंप क्या करती है, जब डीएनए पॉलीमरेज अपना प्रोसेसिव नेचर कंप्लीट कर चुका है, जब वो अपने 100 से लेके 1000 बेस पेयर तक एडिशन कर चुका है, उसके बाद वो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन को छोड़ के जाने की कोशिश करता है। लेकिन स्लाइडिंग क्लैंप क्या करती है, इनफैक्ट साइट को, जो आपकी एक्टिव साइट है, जो आपका ये 3 प्राइम OH है, ये आपका आमतौर पे एक्टिव साइट के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हट जाता है। डीएनए पॉलीमरेज लगभग अलग हो जाता है, लेकिन
स्लाइडिंग क्लैंप क्या करता है, उसको वापस पकड़ के दोबारा से कंटिन्यू करवाता है। ठीक है, तो स्लाइडिंग क्लैंप क्या करते हैं, स्लाइडिंग क्लैंप डीएनए को तब तक नहीं जाने देते जब तक कि पूरा डीएनए, अब लगा लीजिए क्योंकि इसके आगे भी ऑब्वियसली इसके इसको यहां तक जो है कंप्लीट करनी है अपनी डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ये आपका 5 प्राइम एंड यहां आ गया है, इसको हटा देते हैं, ये आपका यहाँ पे 3 प्राइम एंड रहेगा। तो अब डीएनए पॉलीमरेज को ये कब तक पकड़ के रखेगा, जब तक ये इसको पूरा करके यहाँ पे खत्म नहीं कर देता। ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगा, जब ये आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है, इमेजिन कीजिए कि यहां आ चुका है। ठीक है, यहां पे आपका आ चुका है डीएनए पॉलीमरेज। तो इस केस के अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो आपका एक्टिव साइट के अंदर, जो कैटालिटिक साइट है ना पाम डोमेन पे, उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जाने लग जाता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब आपका एक्टिव साइट के अंदर जाता है तो अगेन पॉलीमरेज के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, और अब की बार कन्फर्मेशनल चेंजेस थोड़े से तगड़े वाले आते हैं, जिसकी वजह से डीएनए पॉलीमरेज हट जाता है। लेकिन हटेगा तब जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो एंटर करेगा कैटालिटिक साइट को, और ऐसा तभी होता है जब डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो साइट छोड़ के चला जाएगा। स्लाइडिंग क्लैंप वहीं रहेगी, स्लाइडिंग क्लैंप वहीं रहेगी, स्लाइडिंग क्लैंप नहीं जाती। ठीक है, ये इसी के ऊपर रहती है। इसका फंक्शन होता है एक्चुअली कि जो स्लाइडिंग क्लैंप है डीएनए पॉलीमरेज के हटने के बाद भी वो वहीं पे रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि इसके बाद आपको लग रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो गई, नहीं, खत्म नहीं हुई है। इसके बाद जो आपका डीएनए डैमेज और रिपेयर सिस्टम है, जिसको हम डीएनए डैमेज और रिपेयर सिस्टम है, उसके एंजाइम्स आने वाले हैं। क्योंकि कहीं पर अगर कोई सोच के देखिए कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए में कोई डैमेज आ गया, ठीक है, या कोई मिसमैच आ गया, तो उसको रिपेयर तो करना पड़ेगा ना। और रिपेयर करेंगे कौन, करेंगे तो डीएनए पॉलीमरेजेस ही। अब पॉलीमरेजेस आके बाइंड करेंगे, तो बाइंड करने के लिए यहाँ पे स्लाइडिंग क्लैंप इसीलिए साइट पे ही रहता है। इट इज प्रेजेंट एट द साइट, ये तैयार रहता है कि कोई डीएनए पॉलीमरेज आ जाए। अगर कोई बिल्कुल ही नहीं आता है तो उसके बाद अगेन, अब देखिए स्लाइडिंग क्लैंप भी जैसा मैंने बताया एक रिंग है, इसको लोड करने के लिए भी आपको लोडर चाहिए होता है। उस लोडर को आप बोलते हैं दी स्लाइडिंग क्लैंप लोडर। और ये क्या करता है, ये अगेन जो रिंग है उसको ओपन करेगा और उसको लोड कर देगा। अनलोडिंग और लोडिंग, स्लाइडिंग क्लैंप को लोड करना और अनलोड करना दोनों लोडर का ही काम होता है, लोडर का ही फंक्शन होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्लाइडिंग क्लैंप के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग नेचर है यहाँ पे। डीएनए पॉलीमरेज के साथ जो आपकी स्लाइडिंग क्लैंप्स हैं ये बहुत क्लोजली अटैच्ड होती हैं, बहुत टाइटली बाइंड होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो डीएनए पॉलीमरेज है आपका वो रेप्लिकेशन को बीच में छोड़ के नहीं जा सकता। वो सिर्फ तब जाएगा जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसकी कैटालिटिक साइट पे आ जाएगा। ठीक है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो आपका कैटालिटिक साइट के अंदर घुस जाएगा, उसकी वजह से कंफर्मेशन चेंजेस आएंगे और तब जो है डीएनए पॉलीमरेज छुट्टी लेके जा सकता है। सो आई होप कि आपको यहां तक कोई भी डाउट होगा नहीं, और आई थिंक आज का जो सेशन है हमें यहीं पे खत्म करना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, जो भी आज हमने टॉपिक मेंशन किए हैं इनमें से अगर आपको कोई भी डाउट है, सो यू कैन मेंशन देम in the comments and I will respond to them, and thank you for watching. Thank you for watching. I hope you found this video helpful and informative. If you enjoyed the content, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe for more videos. Hit the bell icon to stay updated with our latest uploads.